आज हम अपवर्तन का जो है अगला पार्ट देखते हैं। अपवर्तन में अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है पिछले वीडियो में, अब आज हम जो है आगे की वीडियो में पढ़ते हैं कि अपवर्तन पर होने वाली जो है घटनाएं, जैसे सिक्के का ऊपर उठाई देना, है ना। अगर आप पानी में जो है देखते हैं तो सिक्का देखो पानी में ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना, तली से ऐसा लगता है कि ऊपर उठा हुआ है। तो हम देखते हैं वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई में संबंध। वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई में संबंध। है वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई में संबंध। तो ये हो गया हमारा पात्र, ये हमारा पात्र हो गया भैया, और इसमें क्या भरा है? जल भरा है। ये वास्तविक गहराई हो गई, ये हो गया क्या? पात्र, और इसमें क्या भरा है? जल भरा है। और ये सिक्का रखा है, कॉइन। क्या रखा है? सिक्का रखा है। तो ये प्रकाश की किरण आपतित हुई। तो हमने कहा है जो प्रकाश की किरणें लंबवत आपतित होती हैं तो वो क्या हो जाती है? पार निकल जाती है ना। तो क्या हो जाएगा? ये फिर पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी, है ना भाई। पार निकल जाएगी का मतलब इधर से फिर वापस हो जाएगी। तो ये क्या है? लंबवत आपतित हुई। और लंबवत आपतित हुई और एक प्रकाश की किरण हम यहाँ से लिए, ये दूसरी प्रकाश की किरण हो गई। पहली ये है, ये दूसरी हो गई। अब ये वाटर है, तो वाटर से कहाँ जा रही है? एयर में, है ना। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये क्या हो गई? अभिलंब से दूर हट गई, है ना। और जब तक ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटेंगी नहीं तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं? ये दूसरी वाली प्रकाश की किरण को पीछे बढ़ाते हैं। पीछे बढ़ाए तो ये यहाँ पे काटी, इसको यहाँ पे काटती हुई प्रतीत हुई। तो ये प्रतिबिंब इसका यहाँ बना आई, ये वस्तु इमेज थी वो, और इसका प्रतिबिंब यहाँ बना। देखो तली से ऊपर उठा हुआ दिख रहा है ना। और ये हम सपोज दैट मानते हैं ये पात्र की जो ऊंचाई है या गहराई है, यच है। और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, ये सपोज दैट आई से ये ए मान लेते हैं, तो यच डैश है। कितना है? यच डैश। तो ये क्या हो जाएगा? इसके लिए ये हो जाएगा आपतन कोण आई, और ये क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण आर। अब ये रेखा इसके समांतर है, इस वाली किरण के समांतर ये अभिलंब ये जो है इसके समांतर है। तो जब समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण यहाँ के बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण यहाँ के बराबर हो जाएगा। तो केश नली अगर ये बहुत छोटा सा हो तो केशिकात से होता है, ये क्या बना लेता है? परिधि, वृत्त के तरीके से। ऐसे पानी केश नली में पानी उठा हुआ होता है, तो इसको हम नाम दे देते हैं बी। ये कक्षा 12 में भी है, अगर आप आगे जाके क्लास में पढ़ेंगे तो कक्षा 12 में भी इसको पढ़ाया जाएगा। तो कक्षा 12 का जो वीडियो अपलोड होगा तो इसमें भी इसको पढ़ाया जाएगा। तो ये इतना चित्र है। हमने कहा भैया ये क्या है? यच गहराई का कोई पात्र है जिसमें कोई सिक्का तली पे है, और ये प्रकाश की किरण एक सीधी लंबवत आपतित हुई, अपने मार्ग में पुनः लौट गई। फिर एक जो है प्रकाश किरण यहाँ से लेते हैं हम, है ना। तो इसको ये जल से जब वायु में जाती है तो क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस प्रकाश की किरण को जब हम क्या करते हैं? पीछे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पे काटती है, इस पे इमेज बनता है आई। तो हम देख लेते हैं, यदि थीटा अत्यंत छोटा हो, अत्यंत छोटा हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है? साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है।
जैसे देखो साइन 0 का मान क्या हो जाता है 0, है ना। तो साइन थीटा लगभग क्या हो जाता है थीटा के बराबर हो जाता है। तो एक आप सबको सूत्र पता होगा, चूँकि कोण बराबर होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या। तो ये कोण हो गया आई और चाप क्या हो गया ए बी और त्रिज्या क्या हो गई ओ ए। पूरा यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया ओ ए, तो ये ओ ए हो गया। हाँ भाई कोण बराबर क्या हो गया चाप बटे त्रिज्या, तो ये चाप हो गया और क्या हो गई त्रिज्या हो गई। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और हम पुनः लगा देते हैं। पुनः कोण आर बराबर क्या हो जाएगा कोण आर ये है, फिर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप बटे त्रिज्या का मतलब ए बी बटा, यहाँ से हम ले लेते हैं आई ए, समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं समीकरण 1/2 से, समीकरण 1 में 2 से 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो देख लेते हैं आई अपान आर बराबर ए बी अपान ओ ए का मान क्या है मेरे पास ओ ए कितना है एच है, ओ एच है ना। और यहाँ से आई ए कितना है एच डैश है। तो यही मान भर देते हैं यहाँ पे हम लाके। तो इसको ओ ए बटे फिर पूरे का बटा क्या हो जाएगा ए बी बटे आई ए, इतना हो गया। अब इसको हम इधर देख लेते हैं। तो आई अपॉन आर बराबर हो जाएगा, ये पलट जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ओ ए गुणे आई ए अपॉन ए बी, है ना। अब देखो ए बी से भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आई अपान आर इज इक्वल टू आई ए का मान क्या है यहाँ से देख लेते हैं। आई ए कितना है एच डैश अपॉन ये क्या है ओ ए एच, है ना। तो हमने कहा कोण अगर बहुत अत्यंत छोटा है तो उसको क्या लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर एच डैश अपान एच। और आपको पता है चूँकि हमने बताया पिछले वीडियो में साइन आई अपान साइन आर क्या होता है अपवर्तनांक होता है। यहाँ कहाँ से जा रही है जल प्रकाश की किरण जल से एयर में जा रही ना, तो वाटर से किस में जा रही है एयर में, वाटर से एयर में जा रही है ना। तो ये वाटर से एयर में हो गया, तो हम इसको यहीं पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू डब्लू म्यू ए बराबर एच डैश एच अपान एच हो गया। ये हो गया क्या वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। अगर हम इसको उलट देते हैं, उलटने का क्या मतलब है ए म्यू डब्लू कर देते हैं तो ये हो जाएगा एच अपान एच डैश, है ना, उत्क्रमणिता के सिद्धांत से। तो ये हो गया हमारा वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। फिर से हम देख लेते हैं। हमने कहा कि एच गहराई का कोई पात्र है ना, जिसमें एच ऊंचाई तक पानी जल भरा हुआ है, और ये कोई क्या है सिक्का है जो पानी में डूबा है। और हम जब इधर से देखते हैं बाहर से देखते हैं तो देखो हमको क्या होता है सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना। तो ये क्या कर रहा है ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जब दूसरी प्रकाश किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं, जब तक प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेंगी नहीं तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं, है ना। तो ये आभासी प्रतिबिंब यहाँ बनता है। भाई अगर काटती हुई प्रतीत होती है तब प्रतिबिंब बनता है तो क्या हो जाता है आभासी, और काटती है तो वास्तविक बन जाता है। तो हमने ये देख लिया। फिर हमने लगा दिया इसमें क्या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। तो आई बराबर ए बी अपान ओ ए, आई ये था तो ए बी अपान यहाँ से हो गया। आर बराबर हो गया ये बटे ये। समीकरण 1/2 कर दिए, समीकरण 1/2 को भाग करके ये सॉल्व किए हैं बस। और इसमें ऐसा क्या चीज़ था नहीं जो समझ में आया, है ना। तो इतना था। ये है क्या वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई में संबंध। अब हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। आगे के चैप्टर में क्या आगे पढ़ते हैं, इसी में क्रांतिक कोण। क्या पढ़ते हैं क्रांतिक कोण किसे कहते हैं।
है ना, क्रिटिकल एंगल, अंग्रेजी में कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो हम इसको मिटा देते हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण पढ़ लेते हैं। क्रांतिक कोण को IC से व्यक्त करते हैं, है ना, अंग्रेजी में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण बनने के लिए सर्वप्रथम क्या होना चाहिए, विरल माध्यम और सघन माध्यम, विरल और सघन। और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो प्रकाश की किरण हो वो सघन से विरल में जाए। कहाँ जाए, सघन से विरल में। तो ये हो गया अभिलंब, खींच दिया हमने। क्या खींच दिया, अभिलंब। तो ये विरल कोई भी माध्यम हो सकता है। ये प्रकाश की किरण गई, है ना। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वो अपने पथ से, अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब से दूर हट गई। फिर हम इसको और अगर आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान और बढ़ जाएगा, है ना। फिर और अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान और बढ़ जाएगा। तो एक समय आएगा तो ये इसी पे जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 अंश। तो क्या होगा, आपतन कोण का वह मान जो अपवर्तन कोण के लिए 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। या विरल माध्यम में बना, सघन माध्यम में बना वह कोण जो विरल माध्यम में 90 अंश होता है, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे IC से व्यक्त करते हैं। क्या बताया, सघन माध्यम में बना वह कोण जो विरल माध्यम के लिए 90 अंश होता है, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। बस यही क्रांतिक कोण की परिभाषा है। तो हो जाएगा, सघन से विरल में जा रही है तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, साइन I अपान साइन R। तो साइन I का मतलब क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो IC कर देंगे, है ना। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण, और ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण। तो ये परिभाषा हो जाती है। अगर इसको हम 90 अंश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 अंश हो जाएगा I, और इसको IC करते हैं, IC होगा ना। ये इसको 90 अंश कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 बटे साइन IC। तो ये हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 बटा साइन IC। तो ये हो जाएगा म्यू बराबर कॉसेक IC। तो ये क्या है, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, क्रांतिक कोण में हम आगे पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या पढ़ते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन देख लेते हैं। ये जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह विरल माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में, तो वह विरल माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। या जब आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक कर दिया जाए, जब आपतन कोण का मान अपवर्तन क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये जो
ये जो परत है ये किसकी तरह भांति करने लगता है? एक दर्पण की तरह। किसकी तरह? एक दर्पण की तरह भांति करने लगता है। तो ये क्या करेगा? टोटल रिफ्लेक्शन कर देगा। क्या कर देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर देता है। तो क्या करता है? एक कांच की भांति, मतलब एक दर्पण की भांति व्यवहार करने लगता है। तो इसी को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश किरण, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाए, भाई यहाँ पे क्रांतिक कोण कितना था? 90 अंश। तो जब क्या हो जाए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो क्रांतिक कोण, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की घटना कब होगी? जब सघन माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान अधिक हो जाए, क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक हो जाए, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब कहने का कि जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक हो जाए, तब क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। क्रांतिक कोण का मतलब क्या हमने बताया था? IC बराबर 90 से भी अधिक हो जाए, IC का इससे भी अधिक हो जाता है, तो क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कि मतलब सघन माध्यम में बना वह कोण जिसमें क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक मान हो जाए, तो क्या कहलाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा हो जाती है कि सघन माध्यम में बना वह कोण जिसमें विरल माध्यम के लिए क्रांतिक कोण से भी अधिक मान हो जाए, क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कुछ घटनाएं होती हैं, हम देख लेते हैं। इस पर कुछ घटनाएं आधारित हैं, उसको देख लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। जैसे हीरे का चमकना। किसका? हीरे का चमकना। पूर्ण आंतरिक पर घटनाएं, ये हो जाएगा हीरे का चमकना। हीरे का चमकना। हीरा चमकता क्यों है? अन्यथा भाई हीरा, एक ग्लास भी तो है, उसी तरीके से नहीं चमकता। हीरा क्या चमकता है इतना? तो हीरे का चमकना क्या होता है? हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है, हीरे का क्रांतिक कोण 24 अंश होता है। कितना होता है? 24 अंश। और अपवर्तन, इसका अपवर्तन जो होता है, अपवर्तनांक इसका म्यू 2.24 होता है। कितना होता है? 2.24। इसी के कारण हीरा है, अन्यथा हीरा एक कांच का टुकड़ा है। हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है कितना होता है? 24 अंश। और जो अपवर्तनांक होता है इसका कितना होता है? 2.24। यही कारण हीरा होता है। ये हो गया हीरा हम बना देते हैं ऐसे ही। ये सपोज दैट हीरा है, इसको विशेष कोणों पर क्या किया जाता है? काटा जाता है। तो अगर हम इस प्रकाश की किरण को आपतित कराएं और यहाँ एक अभिलंब खींचें, तो क्या हो जाता है? इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे। इसी में क्या होता है? कुल मिला के जो प्रकाश की किरण होती है, प्रकाश की किरण को हीरा क्या कर लेता है? कैद कर लेता है। प्रकाश की किरण को हीरा क्या कर लेता है? कैद कर लेता है। और एक बार जब प्रकाश की किरण हीरे में प्रवेश कर जाती है तो उसको दोबारा हीरा निकलने नहीं देता। यही कारण है कि हीरा क्या होता है? इसी कारण होता है कि हीरा क्या होता है? चमकता है। और नहीं तो हीरा क्या है? एक कांच का टुकड़ा है, बस, और कोई कारण नहीं। हीरा इसीलिए क्या होता है? चमकता है कि इसका क्रांतिक कोण 24 अंश होता है और इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 2.24। यही कारण है कि हीरा चमकता है। फिर अब इसके बाद हम देखते हैं मृगमरीचिका का बनना। जैसे देखो, कभी कभी हाईवे पे जाते हैं तो दूर से देखते हैं तो क्या होता है? ऐसा लगता है कि हाईवे पे क्या हुआ है? पानी, रोड पे क्या हुआ है? पानी बरसा है। या रेगिस्तान में क्या होता है? भ्रम हो जाता है लोगों को या जानवरों को कि आगे क्या है? पानी है। उसका प्रतिबिंब देख के, मतलब वहाँ ऐसा दिखाई देता है कि वहाँ पे पानी है और प्रतिबिंब बन रहा है ना। तो दूसरा होता है मृगमरीचिका का बनना। मृगमरीचिका
मृगमरीचिका का बनना। तो ये रेगिस्तान में सपोज दैट ये कोई वृक्ष है, इसको या तो मिटा के ऊपर बता देते हैं ना, ये भी मृगमरीचिका का बनना। ये कोई रेगिस्तान में वृक्ष है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है। अब क्या होता है, रेगिस्तान में नीचे क्या है, बालू है, तो बालू अधिक गर्म होती है, तो अधिक गर्म होती है तो यहाँ पे वायु क्या होगी, विरल होगी, और ऊपर वायु क्या होगी, सघन होगी। तो ये यहाँ से चलने वाली ये सघन हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगी, विरल। कह लिए क्योंकि यहाँ गर्म बालू है, बालू जल्दी से गर्म हो जाती है। तो क्या होता है, ये प्रकाश की किरण आई और हम क्या किए, अविलंब खींच दिए, तो ये दूर हटी, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे जाके ये जो व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे दिखाई था, है ना। फिर जब इसको यहाँ से मिलाया देखा जाता है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है, यहाँ से जो प्रकाश किरणें यहाँ से जाती हुई प्रतीत होती हैं ऐसे, और इन सब को जब मिलाया जाता है तो देखा जाता है इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पीछे उल्टा, है ना। तो यहाँ से जो व्यक्ति खड़ा है या कोई मृग खड़ा है तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पानी होगा। तो यही मृगमरीचिका का बनना होता है। फिर होता है प्रकाशिक तंतु का उपयोग। किसका, प्रकाशिक तंतु का उपयोग। आजकल प्रकाशिक तंतु का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में होने लगा है। और प्रकाशिक तंतु से क्या होता है, जैसे पेट का एंडोस्कोपी करने में पहले क्या होता था, आदमी को पता लगा इधर दर्द हो रहा है और दिक्कत इधर है, और उधर दर्द का बताया, जैसे आदमी उधर से ऑपरेशन कर दिया, पता लगा दर्द मतलब कष्ट इधर था, है ना, कष्ट इधर था, दर्द इधर कर रहा था। तो आदमी से डॉक्टर पूछा था किधर के दर्द हो रहा था, बताया इधर से, तो ऑपरेशन इधर हो गया और पता लगा क्या बीमारी तो इधर थी। तो इसमें क्या हो जाता था, बड़ा झाम हो जाता था। बड़ा झाम होने का ही मतलब है कि भैया आदमी का पैसा भी खराब गया और ऑपरेशन भी सक्सेस नहीं हुआ। तो पहले देखो कि भैया आज ऑपरेशन है, अगर सक्सेस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब क्या होता है, अब जब से ये प्रकाशिक तंतु बन गया तो एक पाइप क्या होती है, मुंह के द्वारा अंदर पेट में डाल दी जाती है, और उसमें एक छोटा वेब कैमरा लगा होता है, जिसके ज़रिए क्या होता है, प्रकाश को अंदर डाला जाता है। और कैमरा क्या करता है, फ़ोटोज़ लेता है। तो मॉनिटर पे क्या होता है, पेट में कहाँ गड़बड़ी, मतलब पेट का पूरा फ़ोटो खींच के उस पर दिखा देता है मॉनिटर पे। तो देख लेते हैं कहाँ पे गड़बड़ी है और उसी अनुसार उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। तो प्रकाशिक तंत्र का उपयोग किया जाता है आजकल। और ऑप्टिकल फाइबर में भी होता है प्रकाशिक तंत्र, प्रकाशिक तंतु। ये एक जो है पाइप होता है ऐसे, जैसे पानी आजकल पानी वाला पाइप नहीं आता, वैसे जैसे पानी वाला पाइप आता है हमारे सबके घर में, है ना, जिसमें पानी गार्डन वगैरह में डाला जाता है। तो ऐसे पाइप होता है एक लचीलादार, और इसका बाहरी जो अपर्तनांक होता है 1.7 होता है, और आंतरिक जो होता है 1.5 होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जब प्रकाश को क्या किया जाता है, आपतित कराया जाता है, तो क्या होता है, यहाँ विलंब खींचे तो क्या हो गया, पूर्णांतरिक परावर्तन। फिर यहाँ विलंब खींचे, पूर्णांतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन। ये प्रकाश निकले। तो इसका कुल मिला के कार्य क्या होता है कि प्रकाश को टेढ़े मेढ़े रास्ते में गति कराना। बस इस प्रकाशिक तंतु का कार्य क्या होता है, प्रकाश को टेढ़े मेढ़े रास्ते में गति कराना। और देखो जो पाइप, जो वो ऑप्टिकल फाइबर बिछते हैं, जो टावर वाले लगाते हैं, ऑप्टिकल पाइप लगता है ना, उसमें देखो 2-3 लेयर होता है, तो ऐसे ही वो भी बना रहता है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग भी होता है इसी के आधार पे। तो क्या करते हैं, हम इतना देख लेते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बाकी और जो उपयोग है आप अपनी किताब से भी पढ़ सकते
हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।